नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। एक भी एग्जाम नहीं छोड़ूंगा रेलवे का, एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा। हर शिफ्ट का रेलवे द्वारा लेटेस्ट पूछा गया हर एक सवाल अपने प्यारे बच्चों तक सकुशल बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ में पहुंचाऊंगा। देखिए, रेलवे ने एक लेटेस्ट पेपर कराया था पैरामेडिकल का। हालांकि इस पे किसी का ध्यान नहीं है, पर गणित के सवाल जब मार्केट में आ जाते हैं तो मुझे वो दुश्मन की तरह दिखाई देते हैं और मैं उनकी गर्दन जरूर तोड़ता हूं। तो इस पेपर में पूछे गए अर्थमेटिक और एडवांस में केवल मेंसुरेशन ही है इसमें, ठीक है बच्चों। बेस्ट 36 सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं। हालांकि इस एग्जाम में गणित का वेटेज बहुत कम था, अर्थमेटिक रीजनिंग के मात्र 10 सवाल ही आते हैं, तो हमारे पास टोटल सवाल ही 60 बने थे, उसमें से रिपीटेशन था। तो जो यूनिक और हर टाइप के सवाल मैंने कंपाइल करे तो ये 36 सवाल बनते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूं। रेलवे का लेटेस्ट असली माल पूरे विश्व में कहीं उपलब्ध नहीं है, केवल इसी चैनल पे है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। और मैं बिल्कुल आपको सीक्वेंस में कराऊंगा बेस्ट 36 क्वेश्चंस, है ना। चैप्टर वाइज में आपको सवाल कराऊंगा। मैंने इस तरीके से एक एक चैप्टर से जितने जितने सवाल मिले मैंने निकाल लिए हैं। देखो, यहां पे जो हमारा ज्योमेट्री और मेंसुरेशन 2D 3D है, इसके जो 9 सवाल हैं इसको बिल्कुल मत छोड़िए। यहां पे ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चंस काफी अच्छे पूछे गए हैं, ठीक है ना बच्चों। ये तो कंपलसरी मस्ट है, करना ही करना है। मैं रेलवे वाले बच्चों को कब से बताता आ रहा हूं भाई, रेलवे का कोई पेपर हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी, पैरामेडिकल, हर एग्जाम में मैथ रीजनिंग के सेम सवाल आते हैं, केवल प्रीवियस ईयर, कोई फर्क नहीं। सीबीटी 1 सीबीटी 2 कोई फर्क नहीं, सेम मटेरियल। फर्क साइंस में हो सकता है, जीके में हो सकता है, मैथ रीजनिंग में नहीं है भाई साहब। इसलिए आप चाहे किसी भी बच्चों का, चाहे आप रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर देना हो, आपको 12 लेवल देना हो, ग्रुप डी देना हो, एएलपी देना हो, टेक्नीशियन देना हो, सभी बच्चे ये सवाल जरूर कर लें, ठीक है प्यारे दोस्त। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेलवे के सभी एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सबसे पहले, सुपर फास्ट, जो हर बच्चे को समझ में आ जाए, बेहतरीन मेथड के साथ केवल इसी चैनल पर मिलेगा और कहीं नहीं है। आप खुद ही देखो, आप हमारे चैनल पे जाइए मेरे प्यारे दोस्त, सिलेक्शन पेपर, यही तो पेपर कराए रेलवे ने, बताओ। कहीं आपको इस तरीके से अरेंज में वीडियो मिल जाए। हमने ग्रुप डी उधेड़ दिया, हमने सेक्शन कंट्रोलर सॉल्व कराया, जेई हमने सॉल्व कराया, टेक्नीशियन सॉल्व कराया, एएलपी हमने सॉल्व कराया। 24 घंटे के भीतर मैं पेपर सॉल्व करा देता हूं, कोई रेलवे आंसर की देता है तो, ठीक है। इन सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां सभी एग्जाम की आपको पीडीएफ इस तरीके से मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो शुरू करें आज की क्लास। एक एक सवाल लगाना है। हां, किसी बच्चे का अगर मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके सब्जेक्ट में ही समस्या है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो प्रैक्टिस का खाक करोगे आप। तो पहले आपको अपना बेसिक मजबूत करना है, फाउंडेशन। 4 से 5 महीने का समय लगता है रेलवे एग्जाम की तैयारी में। रेलवे साल भर में अलग अलग एग्जाम में 8-10 बार बच्चों को मौका देता है, अगर उसका सिलेबस कंप्लीट है बैठने का। तो आप रेलवे फाउंडेशन बैच हमारी सिलेक्शन वे एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हो। बहुत थोड़ी सी फीस में बहुत प्रीमियम और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ हमें बैच पढ़ाते हैं। ये ओनली रेलवे के लिए डेडिकेटेड बैच है। इसमें रेलवे वाले बच्चों को ध्यान रख के लिमिटेड टाइम में रेलवे के प्रीवियस सवालों को कराया गया है ज्यादातर, ठीक है ना बच्चों। एडमिशन चालू है, लाइव प्लस वीओडी बैच है, 2 साल इसकी वैलिडिटी रहेगी और सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है बच्चों। इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आइए, तो पहला सवाल आपके सामने आता है आरआरबी पैरामेडिकल 2025 का। बताइए, ए बुक इज मार्क्ड एट 170 रुपीज विद ए 20% डिस्काउंट। एक बुक का एमआरपी है 170 रुपए, कितनी छूट दी जा रही है? 20%। वॉट एडिशनल परसेंट डिस्काउंट शुड बी गिवन टू रिड्यूस द नेट सेलिंग प्राइस टू 102 रुपए, है ना। और उस पर कितना एक्स्ट्रा छूट दी जाए कि वस्तु का जो शुद्ध विक्रय मूल्य है, जो फाइनल सेलिंग प्राइस है, क्या हो जाए? 102 रुपए हो जाए, ठीक है बच्चों। ध्यान सुनेगा, एक बुक का एमआरपी कितना? 170 रुपए। अगर इस बुक पे 80 कितनी छूट दोगे? 20% की छूट दोगे। 100% पे 20% छूट दोगे, बुक की कीमत कितनी रह जाएगी? 80%, यानी कि 0.8। ये 20% डिस्काउंट देने के बाद बुक का प्राइस ही हो गया। इस प्राइस पे और कितना डिस्काउंट दिया जाए कि फाइनली इस बुक का सेलिंग प्राइस क्या हो जाए? 102 रुपए हो जाए। कितना डिस्काउंट देना चाहिए? क्या ले लीजिए बच्चों आप? रेशियो।
रेशियो बेस्ट तरीका है, ये कटी गया। 17 छिक्का 102, कितना आ गया प्यारे बच्चों? 8:6 यानी कि 4:3। तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? 4 का सामान 3 में बेचना है तो 1/4 आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। 1/4 माने 25%। कोई समस्या? ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो हमेशा से एग्जाम में आता है। सवाल नंबर 2, ए ने बी को एक लैपटॉप 25% लॉस पर बेचा, बी ने उसी लैपटॉप को सी को 40% प्रॉफिट पर बेच दिया। सी ने लैपटॉप 4998 रुपए में खरीदा था, तो आपसे पूछा है ए के लिए लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस कितना है। ए ने लैपटॉप बी को बेचा, बी ने लैपटॉप सी को बेचा, यानी कि क्या है? सक्सेसिव है। फाइनली सी ने लैपटॉप 4998 रुपीज में खरीदा, ये सी का क्या दिया? कॉस्ट प्राइस। आपसे क्या पूछा है? ए यानी कि पहले वाले व्यक्ति का क्रय मूल्य पूछा है। तो सवाल बहुत सरल है बच्चों, है ना। आप बताइए, ए ने एक लैपटॉप बेचा बी को 25% लॉस पर, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 1/4 लॉस मतलब 4 का सामान कितने में? 3 में। फिर बी ने इस लैपटॉप को सी को बेचा 40% प्रॉफिट पे, 40% को फ्रैक्शन में लिख लो बच्चों 2/5, यानी कि बी ने 5 का लैपटॉप 7 में, सीधी सीधी गुणा करेंगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 21/20। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर ए का कॉस्ट प्राइस 20 है तो फाइनली जब ये लैपटॉप सी को बेचा गया तो लैपटॉप कितने में बिका? 21 यूनिट में, है ना। सी ने लैपटॉप कितने में खरीदा था? 4998 रुपीज में। तो 21 यूनिट की वैल्यू ही 4998 रुपीज के बराबर है भाइयों। और आपसे क्या पूछा गया स्टूडेंट्स? 20 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। हालांकि 0 दिख रहा है एंड में, तो यही आंसर बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप चाहें तो करके देख लो बच्चों। 21 दूनी 42, 6 9, 21 तिया 21, अच्छा 21 दूनी 42, 7 9 हो गया ना। तो ये 21 तिया 63, 16 21 8 168, 238 गुना। तो ये भी 20 की वैल्यू भी प्यारे बच्चों 238 गुना आ जाएगी। कितना आ जाएगा भैया? फिर ये है भी 4760, यही आंसर आ गया सीधा सीधा, है ना। लेकिन ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि एक ही नंबर 20 से कट रहा है, यही आंसर हो जाएगा जी। किसी वस्तु के कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो 3:5 है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशियो, ठीक है। मार्क प्राइस पर 25% की छूट दी जाती है, दुकानदार को 150 रुपया का लाभ होता है। वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई मार्क प्राइस पे छूट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। इस कंसेप्ट का फायदा उठाते हैं। तो एक वस्तु के कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो प्यारे बच्चों कितना है? 3 और 5, यही ना सीपीएमपी का रेशियो। हम परसेंटेज आसानी से निकाल सके इसलिए हम 2 2 जीरो चुपका देते हैं, है कि नहीं सचिन? कि माना कॉस्ट प्राइस 300 है तो मार्क प्राइस कितना है? 500। मार्क प्राइस पर 25% छूट दी जाती है। अगर 500 के मार्क प्राइस पे 25% छूट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? बताइए, बताओ। 500 का 25% कितना होगा? 125। 125 की छूट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा प्यारे भाई? सामान का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 375। अब आप खुद बताओ कॉस्ट प्राइस कितना है? 300 का सामान अगर 375 में बिका तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 75 यूनिट का, है भी। प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस 300 है, 300 का सामान 375 में का, 75 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट हुआ कितना? 150 रुपए। तो 75 की वैल्यू ही बच्चों 150 रुपए, कितना? 2 गुना। तो 300 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 2 गुना, यानी कि 600 रुपए। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है बच्चों? 600 रुपए, ठीक है ना। बड़ा सिंपल सा सवाल है, ऐसी हो गया। सवाल नंबर 4, ये है आपके सामने मेंसुरेशन के क्वेश्चन सब, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सवाल मेंसुरेशन के आए हैं। एबीसीडी क्या है? एक साइक्लिक क्वालिट्रल है ना। इक्वालिट्रल एबीसीडी साइक्लिक। साइक्लिक समझते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल की सरकमफेरेंस पे आए। इट्स साइड लेंथ आर AB 5, BC 8, CD 13, DA 20। तो आपसे पूछा क्वाड्रेटरल ABCD का एरिया क्या होगा। अब कितने ही रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे जानते हैं साइक्लिक क्वालिट्रल का एरिया? बहुत थोड़े से, है कि नहीं सचिन? ये होता है साइक्लिक क्वालिट्रल, ये सर्कल है भाई। अगर किसी क्वालिट्रल के चारों वर्टेक्स सर्कल की परिधि पे आ जाए
तो इस साइक्लिक क्वालिटरल होता है। ठीक है, इसका एरिया निकालने का स्पेशल कॉन्सेप्ट है ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला, जो भारत में ही जो है सिद्ध हुआ था मेरे दोस्त है। बहुत कम बच्चों ने मुझे लगता है इस साल पेपर में ठीक किया होगा, लेकिन हमारे एक यूट्यूब चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्टिंग, मैंने तो पहली भविष्यवाणी कर दी थी कि रेलवे पूछेगा। ये देखिए मैंने समझा साइक्लिक क्वालिटरल का एरिया कैसे निकालेंगे, ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला, क्योंकि ये रेलवे ग्रुप डी में भी आया था, जो बच्चा पढ़ के गया होता उसके लिए केक वॉक था ये सवाल करना। तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, इस पे ऐसी खतरनाक जो नई चीजें आती हैं एग्जाम में वो आती रहती हैं। तो अगर एक साइक्लिक क्वालिटरल की चारों साइड दी हुई है ना बच्चों, तो साइक्लिक क्वालिटरल का एरिया निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, है कि नहीं सचिन? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, ये साइक्लिक क्वालिटरल का एरिया होता है बच्चों। जहां एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, यानी कि जो चतुर्भुज है, चक्र चतुर्भुज, इसकी चारों भुजाओं को जोड़ के क्या करना है, आधा, पेरीमीटर का आधा। अब जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं पता वो सवाल नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए जरा सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, जोड़ लो 5 8 कितना 13 13 26 और 20 46, 46 का आधा 23, तो सेमी पेरीमीटर आ गया 23। अब बताओ इसका एरिया क्या आएगा, अंडर रूट वैल्यू रख देंगे 23 माइनस 5 18, ABCD साइड है, 23 माइनस 8 कितना है 15, इंटू 23 माइनस 13 10, इंटू 23 माइनस 20 3, ये आया बच्चों। अब बताओ क्या आ गई, 18 गुणा 15 270 तिया 810, यानी कि 8100 हो गया ये। अब 8100 का अंडर रूट क्या आ गया 90, तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इस साइक्लिक क्वालिटरल का एरिया है भाई, ऑप्शन नंबर सी, है ना गजब की चीज। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, हालांकि ट्रिपलेट पकड़ के भी ये सवाल हो जाएगा, पर हर सवाल नहीं होगा वैसे, इसलिए ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। सवाल नंबर 5 बताइए, एक क्वालिटरल एबीसीडी इस प्रकार है कि AB 0.3 है, BC 0.4 है, एंगल ABC 90, AD बराबर DC बराबर 0.4 मीटर, अदर एंगल राइट एंगल नहीं है। तो आपसे पूछा इस क्वालिटरल एबीसीडी का एरिया क्या है और आंसर बताना है अप्रॉक्स में। ठीक है बच्चे, ये सवाल भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था कि नहीं सचिन। आपको चतुर्भुज के एरिया निकालना है, दो भुजाएं दी हैं ए बी बी सी, उनके बीच के एंगल कितना है 90 डिग्री, और बाकी दो भुजाएं बराबर हैं 0.4 मीटर। अच्छा, यहां पे जो आंसर बताना है सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है, तो भुजा को भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे, 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर, 100 से गुणा कर लेंगे। तो आप पहले चतुर्भुज बनाओ मेरे भाई कि क्वालिटरल होगा कैसा, ध्यान से सुनिएगा। समझा बच्चों, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ध्यान सुनिएगा, इसमें ये वाला एंगल कितना दिख रहा है आपको 90 डिग्री का, है कि नहीं बच्चों। सवाल में दे रखा है ए बी 0.3 मीटर, 0.3 मीटर को 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। ऐसी बीसी भी कितना आएगा 0.4 मीटर यानी कि 40 सेंटीमीटर। एडी डीसी दोनों बराबर हैं 0.4 मीटर यानी कि ये भी 40 सेंटीमीटर और ये भुजा भी 40 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, इसका एरिया कैसे निकालते हैं। इसका एरिया भाई साहब, अगर आप हमें फॉलो करते रहो ना, ऐसी छोटी छोटी वीडियोस में डालता रहता हूं यहां पे। अब मैंने आपको यहां पे बताया था क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालें, देख रहे हैं इस टाइप के जितने भी सवाल बनते सब मैंने करा रखे। ये वीडियो देख के जाते तो क्या सवाल रुकता आपका पेपर में, नहीं ना है। मुझे अच्छी तरीके से ट्रेंड पता है, ट्रेंड को समझने वाला हमसे बढ़िया आदमी नहीं है कोई। अब इसका एरिया निकालने का स्पेशल टेक्निक है कि आप इसका क्वाड्रिलेटरल खींच लो, खींच लेंगे डायगोनल खींच लो बच्चों, साइक्लिक इसका क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल खींच लीजिए। जैसे आप डायगोनल खींचेंगे तो यहां पे दो ट्राइंगल बन गए। एक तो ये हो गया जी राइट एंगल ट्राइंगल, अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया और इस ट्राइंगल के एरिया इनको जोड़ दिया जाए, इन दोनों के एरिया को, आ गया ना क्वाड्रिलेटरल का एरिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। ये वाला एंगल एबीसी 90 डिग्री दे रखा है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का तो आसानी से आ जाएगा एरिया। क्या आ जाएगा बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की
मल्टीप्लाई प्लस इस त्रिभुज का एरिया कैसे आएगा, ये तो निकालना है बच्चों अब आपको। अब आप बताइए प्यारे दोस्तों, ये 30 है 40 है तो 90 डिग्री के सामने क्या आएगा 50, है ना। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। ये जो ट्राइंगल है एडीसी कैसा है स्टूडेंट, आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज है ना, 40 40 और 50। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, यहां से आप क्या डालेंगे परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो बेस को क्या कर देगा आधा आधा। अगर ये 50 है तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 25 और ये भी 25। तो मुझे बताओ इस ट्राइंगल की हाइट क्या आ जाएगी, हाइट कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। क्या आएगी अंडर रूट हाइट 40 का वर्ग माइनस 25 का वर्ग, यानी कि 1600 माइनस 625 975। जो किसी का जो है मेरे दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं ये नंबर, इसलिए इस सवाल के आंसर किस में आएंगे एप्रोक्स में। हाइट रूट 975 आई है, इसकी एप्रोक्स वैल्यू बताओ। देखो आंसर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दूर दूर हो, काफी नजदीक है। तो 975 का अंडर रूट लगभग क्या आएगा जल्दी से बताइए। 31 का वर्ग 961 होता है, 32 का वर्ग 1024। तो ये 975 यानी कि 31 से तो बड़ा आएगा, 32 से छोटा आएगा। 31 का वर्ग है 961, 961 से थोड़ा सा ही ज्यादा है। 32 का वर्ग 1024 है, तो ये 31 से तो बड़ा आएगा बहुत थोड़ा सा। मान लीजिए कि अप्रोक्स 31.2 के करीब आ जाएगा, कि ये 31 के बहुत ज्यादा करीब है। ये आ गया ना अप्रोक्स 31.2। तो आप बताओ इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है एरिया 1/2 बेस गुणा हाइट। ये बेस का आधा है 25 और ये हाइट, इनकी क्या कर देते हैं हम सीधी सीधी गुणा, यानी कि इसका एरिया आ गया 25 गुणा 31.2। मुझे लगता है सबको समझ में आया है। तो ये आ गया प्यारे बच्चों 600, ये कितना आ गया 750 और 25 गुणा 1.2 30, यानी कि 780। तो 600 प्लस 780 यानी कि किसके करीब आ गया 1380। तो 1380 के करीब कौन सा ऑप्शन है ना। गजब सवाल है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। क्वालिटल के एरिया निकालने वाला है, कोई नई चीज नहीं कि आप इसको नई चीज समझो। रेलवे के लिए बहुत कॉमन मामूली बात है ये मेंसुरेशन में, है ना भाई। आइए अगला सवाल। एक सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम 80,850 सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम, उसकी हाइट 21 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है बेलन का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ये सवाल है। पाई बराबर 22/7 यूज करना है। देखो अगर पाई का मान 22/7 ले रहे हैं, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है, कोई अप्रोक्स में तो है नहीं। तो आंसर 22/7 में 11 आ रहा है, तो 11 का मल्टीपल आएगा। 11 से ये नंबर कटता है क्या 1 3 4 2 और 2 4 4 का डिफरेंस 0, ये 11 से कटता है। 1 3 4 2 6 6 और 3 का डिफरेंस 3, 11 से नहीं कटता, आंसर नहीं है। 1 2 3 9 12 12 और 10 का डिफरेंस 2, 11 से नहीं कटता। 1 3 4 1 5 5 5 का डिफरेंस 0, ये भी 11 से कट रहा है। तो दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए और डी किससे कट रहे हैं 11 से। देखो एक चीज और कर सकते हो कि वॉल्यूम 80,850 है, वॉल्यूम में क्या आ रहा है 0, यानी कि रेडियस क्या होगी 5 का मल्टीपल। 0 कैसे आएगा 5 की वजह से। हाइट 21 सेंटीमीटर है तो रेडियस तो 5 से कटने वाला नंबर होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई यहां पे एरिया में भी 0 आना चाहिए ना, 5 का मल्टीपल। तो ये वाला आंसर नहीं होना चाहिए, आंसर क्या होगा ए। समझना बच्चों बात, क्योंकि कंफर्म है कि रेडियस में जो है 80,850 10 आ रहा है ना, रेडियस में 5 जरूर आएगा। ठीक है, सॉल्व करना चाहते मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा दूंगा। बेलन की आपको हाइट दी है, वॉल्यूम दिया 80,850। बेलन का वॉल्यूम क्या होता है सचिन, वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर। हाइट कितनी 21। अब इसको सॉल्व करिए प्यारे दोस्तों, बताओ है भाई 22 से अगर हम काटें तो 22 तिया 66, 66 के बाद कितना बचेगा 14, 148, 148 यानी कि 22 छिक्का 132, 22 छिक्का 132, फिर कितना बचेगा 16 165, तो 22 सत्ते 154, 11 22 पंजे 110, ये आया। 7 से आपका 21 चला गया प्यारे दोस्तों यहां पे 3 बार,
3 से 3675 चला गया 1225, 1225 आ गया आर का स्क्वायर, अंडरूट लेंगे 1225 का अंडरूट 35। तो यानी कि सिलेंडर की जो रेडियस है देखो 35 आई कि नहीं आई, सिलेंडर की रेडियस 35 आ गई। आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। ठीक बच्चों, करना नहीं है आपको पेपर में, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं केवल। पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस कितनी है 35, h प्लस आर कितना आएगा h प्लस आर, हाइट 21 है रेडियस 35 है, 21 प्लस 35 56। ठीक है, 7 से 56 आपका 8 बार चला जाएगा। ये है आपका टोटल सरफेस एरिया। और आप जानते हैं कि 35 गुणा 8 एंड में 0 जरूर आएगा, वो एक ही ऑप्शन में। ये सॉल्यूशन हो गया, लेकिन पेपर में करना गुनाह है, ये करना नहीं। आगे चलते हैं, ये बताइएगा सवाल नंबर 7। चतुर्भुज एबीसीडी में डायगोनल पॉइंट पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, 4 त्रिभुज बनते हैं। एपीडी और बीपीसी के एरिया 27 और 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यह भी पता है कि ट्रायंगल एपीबी और सीपीडी के एरिया बराबर हैं। इस जानकारी से ट्रायंगल एपीबी का एरिया बताएं। ट्रायंगल एपीबी और उसके सामने बनेगा सीपीडी, दोनों के एरिया इक्वल हैं। ट्रायंगल एपीबी का एरिया आ जाएगा 18। भाई वाकई में रेलवे ने चीज पूछी है, शानदार। बहुत से बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं जानते होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ है बच्चों, आप एक चतुर्भुज बनाओ इस तरीके से ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब इसके डायगोनल जो हैं, ये डायगोनल आप खींचेंगे एसी और ये डायगोनल है एसी और बीडी, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट पी पर काटते हैं। यहां पे ट्रायंगल ए पी डी, ट्रायंगल ए पी डी और बीपीसी के एरिया 27 और 12। ट्रायंगल एपीडी का एरिया 27 है और बीपीसी का एरिया 12 है, ये दोनों बराबर है। थोड़ा नाम मैं चेंज कर लेता हूं, ए पी डी बोला है ना, ठीक है, तो ऐसे बना लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है भाई, तो ये चतुर्भुज है, हमने इसके दोनों डायगोनल खींचे, दोनों डायगोनल यहां पॉइंट पी पर काट रहे हैं। अब एपीडी का एरिया 27 है और ये बीपीसी का एरिया 12 है। ये दोनों ट्रायंगल के एरिया, ये एपीबी और ये सीपीडी दोनों बराबर, यानी कि अगर इसका एरिया के है तो इसका एरिया भी के है। तो आपसे पूछा है ट्रायंगल एपीबी का एरिया, आप बताऊं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। कोई कैसा भी चतुर्भुज हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर आप उसके दोनों डायगोनल खींचते हैं तो 4 त्रिभुज बनते हैं। ये आमने सामने के जो त्रिभुज हैं, आमने सामने के जो ट्रायंगल है, इनके एरिया का प्रोडक्ट बराबर होता है। आमने सामने के ट्रायंगल के एरिया का प्रोडक्ट बराबर, यानी कि के गुणा के बराबर हमेशा 12 गुणा 27 आएगा। तो के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 324। आप मेरी बात समझे, और के की वैल्यू आ जाएगी 18, और ये हमने दिमाग में ही कर लिया था बच्चों 18। ये इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन। ये कॉन्सेप्ट आपको खबर होनी चाहिए। आइए अगला सवाल है आपके सामने। एक होलो सिलिंड्रिकल पाइप का एक्सटर्नल डायमीटर 16 है, इंटरनल डायमीटर 12 है, पाइप की लंबाई 35 है, पाइप का टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है बच्चे। पाइप का टोटल सरफेस एरिया एग्जैक्ट है, पाई बराबर क्या यूज करना है 22/7। 22 में दिख गया 11, आंसर 11 का मल्टीपल। 6 3 9 2 8 10, 9 और 10 का डिफरेंस 11 से नहीं कटेगा। 3 9 12, 12 4 का अंतर 8, 11 से नहीं कटेगा। 3 5 8 2 6 8, 8 8 का डिफरेंस 0, 11 से कटेगा। 3 8 11 और 6 का डिफरेंस 5, 11 से नहीं कटेगा, आंसर है बी। तो ये तो सारे सवाल 11 के मल्टीपल से ही हो जा रहे हैं। कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। मैं आपको लेकिन मेथड भी बताऊंगा, ऐसा नहीं मैं अगर ऐसे बताऊं तो ये तो पेपर 10 मिनट में निपट जाए। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, वो भी जानना बहुत जरूरी है कि नहीं सचिन। एक खोखला सिलेंडर, उसका एक्सटर्नल डायमीटर 16 है, तो रेडियस कितनी होगी 8। अगर अंदर वाला डायमीटर 12 है तो इंटरनल रेडियस कितनी है 6। पाइप की लंबाई या फिर हाइट बोले कितनी है 35 सेंटीमीटर। क्या पूछा है टोटल सरफेस एरिया। अगर एक होलो सिलेंडर है, एक खोखला बेलन है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकालने का कॉन्सेप्ट है 2 पाई
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। खोखले बेलन का 90% बालकों को तो फॉर्मूला तक नहीं पता। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपके सामने लिख दिया तो हो सकता है कुछ बच्चों को भी याद रहे आगे जिंदगी में। 2 पाई की वैल्यू कितनी है बेटे, 22/7। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर क्या लोगे आप, 8 से 14, एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो 35 प्लस 8 माइनस 6 कितना आ गया, 35 2 37। यह आ गया ना बच्चे, केवल आपको वैल्यू रखने, 7 से 14 2 बार कट गया, ये आपका आंसर है। आप देख रहे हो कि 22 से गुणा होने का मतलब 11 का मल्टीपल आ रहा है, इसलिए हमने सीधा 11 का मल्टीपल चेक किया। ठीक है, यूनिट डिजिट अगर देखें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 6 एंड में 6 आएगा। देखो यही ऑप्शन है, और तो कहीं एंड में 6 नहीं है। आइए सवाल नंबर 9। The ratio of height of right circular cone and a right circular cylinder is 9:2, and the ratio of their radii of their base is 3:2. Volume of cylinder is 448 centimeter cube. Volume of cone, देखो बच्चों एक कोन है और एक सिलेंडर है, ये ना, एक कोन और एक सिलेंडर की हाइट का रेशियो दिया है और क्या दिया है बच्चों, उनके रेडियस का रेशियो दिया है। सवाल में बेलन का वॉल्यूम दिया है, क्या पूछा है, कोन का वॉल्यूम, यही है ना। तो ये दोनों की हाइट का रेशियो प्यारे बच्चों, और ये रेडियस का रेशियो है कि नहीं सचिन। आप बताओ प्यारे बच्चों, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। आपको अगर वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम के बारे में पूछा तो वॉल्यूम ही लगाएंगे। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आएगा, सिलेंडर में पाई आएगा। क्या लेना होगा, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का रेशियो 3:2, रेडियस का स्क्वायर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इंटू हाइट h, है ना कहीं नहीं। यहां पे कोन और सिलेंडर की हाइट का रेशियो 9:2 है, तो ये 9 गुणा 2 ही आएगा। तो पाई से पाई कट गया प्यारे भाई, 3 से 9 भी कट गया, 3 बार कितना आ गया, 27/8। ये कोन और सिलेंडर के क्या आ गया बच्चों, वॉल्यूम का रेशियो। तो कोन का वॉल्यूम जो भी आएगा क्या 27 का मल्टीपल नहीं आएगा, 27 में क्या आता है 9, 9 से कटने वाला ये नंबर नहीं है, ये नंबर 9 से कटता है, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा, यानी कि आंसर या तो सी ऑप्शन है या फिर बी ऑप्शन है। देख लेते हैं सवाल में क्या दिया है, बेलन का वॉल्यूम, बेलन का वॉल्यूम है 448 सेंटीमीटर क्यूब, कितने गुना, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 56 गुना है ना। तो कोन का वॉल्यूम भी क्या आ जाएगा बच्चों, 27 का 56 गुना, 7 छिंग 42 एंड में 2 आएगा, 1512। ठीक है दोस्त, आइए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 12 क्यूब्स एंड 17 क्यूबॉइड्स इज 968 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ईच क्यूबॉइड इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 क्यूब्स फेस टू फेस। If the length of each side of a cube is small a, find the value of 3/4 into 8 minus a upon 4 minus a। ये क्या बकवास बना दिया है इसने। 12 क्यूब्स और हैं सचिन, 12 क्यूब्स और 17 क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 968 है। जो हमारा क्यूबॉइड है वो 2 क्यूब्स को फेस टू फेस मिला के बना है, यानी कि आप समझ रहे हैं हर क्यूब की साइड कितनी है, ए। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा, कि हम 2 क्यूब्स को ऐसे सटा के रख देते हैं। हमने 2 क्यूब को ऐसे सटा के रख दिया प्यारे बच्चों, क्यूबॉइड बन गया। 2 क्यूब को सटा के रख दिया, अगर हर क्यूब की साइड ए है तो ये जो क्यूबॉइड बनेगा बच्चों, ये जो क्यूबॉइड बनेगा इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 2a, इसकी चौड़ाई क्या रहेगी, ए ही रहेगी, इसकी हाइट क्या रहेगी, ए ही रहेगी। समझ में आया बच्चों। तो 12 क्यूब्स और 17 क्यूबॉइड का क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया। अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये बकवासबाजी निकालने, तो सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी आपको, ए की वैल्यू। तो 12 क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, एक क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर प्लस 17 क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, है ना बच्चों।
दो क्यूब को सटा के क्यूबॉइड बनता है, तो घनाभ के डायमेंशन ही होगा, इसका सरफेस एरिया क्या आएगा बच्चों बताओ? 2a² प्लस a² प्लस 2a गुणा a 2a²। आप बताइए बच्चों कितना हो गया ये? 2 2 4 1 5, 5 दूनी 10, 170, और 170 और 72 कितना आ गया? 170 और 72 242। तो 242a² बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों? 968, है ना? 12 क्यूब और 17 क्यूबॉइड्स का टोटल सरफेस एरिया ये आ गया बच्चों, है कि नहीं? अब बताइए, यहां से कट गया 242 से सीधा सीधा 4 बार a² 4 आ गया, a की वैल्यू 2, यानी कि यहां पे a का मान 2 आ गया है। सवाल जबरदस्ती बच्चों को डराने के लिए दिखाया, माहौल बहुत बनाया, लेकिन आसान है मुश्किल नहीं है। a की वैल्यू 2 आ गई है, यहां पर रख देते हैं। रेलवे वाले क्या कर रहे हैं? 3/4 गुणा 8 माइनस से अपॉन 4 माइनस, एक ही जगह 2 रखेंगे, 8 माइनस 2 और 4 माइनस से 2, तो ये आ गया मेरे दोस्तों यहां पे 9/4। 9/4 कितना आ गया? 2 पॉइंट आंसर। सवाल नंबर है आपके सामने 11। एक आयरन रेक्टेंगल सीट है सर्टेन हाइट की, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 49 सेंटीमीटर। is used to form a cylinder by rolling the sheet along its length. If the volume of cylinder formed is 7546 centimeter cube, find the length of the iron sheet. गजब का सवाल है देखो बच्चों, बहुत से बच्चों, देखो इस सवाल में आपको कॉन्सेप्ट जानना है, बिना कॉन्सेप्ट के सवाल नहीं होगा। एक आयरन रेक्टेंगल सीट है ना बच्चों? ये आयरन रेक्टेंगल सीट है, इसकी लंबाई आपको नहीं पता, लंबाई कितनी है, ठीक है भाई? इसकी चौड़ाई कितनी है? 49 सेंटीमीटर। अब इसको रोल करके, लंबाई के अलोंग रोल करके एक सिलेंडर बनाया जाता, लंबाई ये वाली है ना? इसके अलोंग रोल करोगे ऐसे, है ना? ऐसे दोनों चौड़ाइयों को मिला दोगे आपस में, है ना? इस तरीके से आपको रोल करना है। समझ में आया बच्चों? क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर। तो आप ध्यान से सोचो कि जो सिलेंडर बनेगा प्यारे दोस्तों, उस सिलेंडर की हाइट भी क्या रहेगी? 49। और यह बात समझिए कि जो इस रेक्टेंगल की लंबाई है, वही इस सिलेंडर के बेस के सर्कल की क्या बन जाएगी? परिधि, सरकमफेरेंस। आई ना बात समझ में? सरकमफेरेंस बन जाएगी। अब बताओ बच्चों, हमें यहां जो बना है सिलेंडर, सिलेंडर का क्या दिया है? वॉल्यूम 7546। बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, या एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, है ना? सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, है कि नहीं बच्चों? हाइट कितनी है सिलेंडर की? 49। एरिया ऑफ बेस यानी कि इस सर्कल का एरिया, अगर मुझे इस सर्कल का एरिया ही पता लग जाए तो परिधि तो मैं निकाल ही लूंगा, है कि नहीं बच्चों? बताइए, रेडियस निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा एरिया पे फोकस करेंगे। क्या आएगा जी? 49 एकम 49, ठीक है ना? और जैसे ही एक बार गया, मैं इसका आंसर लगा दूंगा 44। समझे ना बच्चों? क्योंकि कुछ और हो ही नहीं सकता, एरिया 154 ही आएगा। अगर एरिया 154 आएगा तो रेडियस 7 होगी, और परिधि क्या होगी? अगर रेडियस 7 है तो परिधि बनेगी 44 सेंटीमीटर। डेटा का खेल है, सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी सरकमफेरेंस 44 होती है, उसका एरिया 154 होता है। करके देख लो चाहे। 49 से कम 49 कितना बचेगा फिर? 26, 264। 49 पंजे 245, कितना बचेगा फिर आपका? 245 है ना, 19, 196। तो 49 चौका 196, देखो आ गया। क्या आ गया? बेस का एरिया 154। अगर बेस का एरिया 154 है तो सर्कल की रेडियस कितनी आएगी? 7। इसकी परिधि कितनी होगी? 44, यानी कि इस रेक्टेंगल शीट की लंबाई भी कितनी होगी? 44 सेंटीमीटर। खत्म। किसी क्यूब का वॉल्यूम 27,000 मीटर क्यूब है, इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में बताएंगे। ये रहा टोटल सरफेस एरिया, 6 का मल्टीपल, ठीक है बच्चों? 0 भी आएगा। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम होता है भुजा का क्यूब। कितना है ये? 27,000। तो यहां से क्यूब की साइड कितनी आ गई? क्यूब रूट लेंगे 30, क्यूब की साइड 30 आ गई। घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a² यानी कि 900 छिक्का 5400।
सवाल नंबर है 13। ओके, अब आपके सामने मेंसुरेशन खत्म, एवरेज आ गया। 20 स्टूडेंट के अंकों का एवरेज कितना है? 72। बाद में यह पाया गया कि दो स्टूडेंट के मार्क्स 84 और 65 की जगह गलती से 48 और 56 दर्ज कर ले गए। सही एवरेज क्या है? देखो, 20 स्टूडेंट का एवरेज हमने निकाला 72, पर ये सही एवरेज नहीं है। एक्चुअली हमने गलती से मार्क्स चढ़ा दिए दो स्टूडेंट के 48 और 56, जबकि इनके एक्चुअल मार्क्स कितने थे? 84 और 84 65 की जगह गलती से 48 56 चढ़ा दी, तो अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। अब इस बच्चे के मार्क्स 48 से 84 करेंगे, कितने बढ़ जाएंगे? 36। इस बच्चे के मार्क्स आप 56 से बढ़ा के 65 करोगे, कितने मार्क्स बढ़ जाएंगे? तो दोनों बच्चों के टोटल मार्क्स कितने बढ़ जाएंगे फिर? तो कुल मार्क्स बढ़ जाएंगे 45। बच्चे कितने हैं? 20। तो एवरेज कितना बढ़ना चाहिए? एवरेज 72 से 45/20 बढ़ जाएगा, है कि नहीं? तो 20 से चला जाएगा मेरे प्यारे भाई कितना? 2.25। तो नया एवरेज, जो करेक्ट एवरेज है, 74.25 होगा, है ना? करेक्ट एवरेज वाला सवाल बहुत बढ़िया है। ये बताइए, एक स्टूडेंट ने थ्योरी में 62 मार्क्स, प्रैक्टिकल में 22 मार्क्स स्कोर किया। यही है बच्चों। वेटेज ऑफ 7 and 3 आर असाइन टू थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कंपोनेंट रेस्पेक्टिवली। थ्योरी और प्रैक्टिकल का जो वेटेज है वो क्या है? थ्योरी का 7 है तो प्रैक्टिकल का 3 है। तो आपसे पूछा है वेटेड एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का वेटेड एवरेज स्कोर, भारित औसत स्कोर क्या है? भाई, थ्योरी और प्रैक्टिकल के वेटेज का रेशियो 7:3 है। थ्योरी में कितने मार्क्स स्कोर किए? 62, प्रैक्टिकल में 22। वेटेड एवरेज स्कोर यानी कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का मिलाकर उसका एवरेज स्कोर क्या है, ये तो पूछा है। वेट का क्या मतलब है? जैसे 12th में थ्योरी 70 नंबर की आती है, प्रैक्टिकल 30 नंबर का, रेशियो लेंगे, क्या आएगा? 7:3, वही वेट है, कुछ नहीं है। तो आप बताओ मेरे प्यारे भाई, थ्योरी में कितने हैं मार्क्स हैं? 7 का 62, कितना आ गया? 420 और 14, 434। प्रैक्टिकल में 3 गुणा 22 कितना आ गया? तो 434 और 66, कितना आ गया बच्चों? ये तो 500 हो गया पूरा। 500 मार्क्स हो गए, कितने वेटेज पर है? 7 + 3, नीचे टोटल 10 कर देंगे, तो क्या आ गया एवरेज? 50 आ गया वेटेड एवरेज स्कोर। बड़ी आसान सी बात है यार। आओ, एक क्लास में द मीन एज ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास इज 15 ईयर, मीन एज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 17 ईयर, मीन एज ऑफ द होल क्लास इज 16 ईयर, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। इससे आसान सवाल कुछ बन सकता है? एवरेज एज दी है गर्ल्स की, बॉयज की, पूरी क्लास की, क्या लगा दीजिए? एलिगेशन। आप बताओ, गर्ल्स की एवरेज एज, मीन एज कितनी है? 15 साल। बॉयज की कितनी है? 17 साल। पूरी क्लास की कितनी है? गर्ल्स प्लस बॉयज पूरी क्लास 16। मीन एज ऑफ द होल क्लास 16 साल। गर्ल्स बॉयज की संख्या का रेशियो क्या है? एलिगेशन लगाइए, 1। 16 - 15 1, यानी कि 1:1। क्या आंसर है? देखिए जी, एक पार्टनरशिप में ए का इन्वेस्टमेंट बी के इन्वेस्टमेंट का 1.5 गुना है, बी का इन्वेस्टमेंट सी के इन्वेस्टमेंट का 3.5 गुना है। तीनों पार्टनर ने सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। ऑल द पार्टनर हैव इन्वेस्टेड फॉर इक्वल टाइम, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर शेयर इन द प्रॉफिट। देखो, प्रॉफिट बांटा जाता है इन्वेस्टमेंट गुना टाइम के रेशियो में। अगर तीनों ने सेम टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है तो उनको जो प्रॉफिट होगा, जिस रेशियो में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उसी रेशियो में होना चाहिए कि नहीं सचिन? अब सवाल में बोला ए का इन्वेस्टमेंट बी का 1.5 गुना है, तो ए का प्रॉफिट भी बी का 1.5 गुना होना चाहिए। 10 का 1.5 गुना 21 नहीं है, 7 का 1.5 गुना मेरे दोस्तों 21 नहीं है, 3 गुना है। 14 का 1.5 गुना है 21, ठीक है। 14 का 1.5 गुना 21, ये ठीक है। 2 ऑप्शन तो कट गए, ए और सी। सवाल में बोला बी का इन्वेस्टमेंट सी का 3.5 गुना है। बी का इन्वेस्टमेंट सी का 3.5 गुना, 3 का 3.5 गुना क्या आएगा बच्चों? 3 का 3.5 गुना तो 10.5 आएगा, 14 नहीं आएगा, यानी कि गलत। क्या आंसर है? 4 का 3.5 गुना 14 है, तो बी का यहां पे इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 4 का 3.5 गुना 14, यही आंसर है। तो क्या बेस्ट तरीका करने का? ऑप्शन से। सवाल नंबर 17, अमित ने समान धनराशि को साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% की समान वार्षिक दर से 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया।
इन द एंड ही फाउंड अ डिफरेंस ऑफ 52 रुपी बिटवीन द टू इंटरेस्ट अर्न। 2 साल के एंड में ब्याज के रूप में कितना डिफरेंस प्राप्त होता है? 52 रुपए। तो आपसे पूछा है व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईच केस, कितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया था। देखो अमित के पास कुछ पैसा है, सेम पैसा उसने इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पर और कंपाउंड इंटरेस्ट पर। कितनी ब्याज की दर से? 8% ब्याज की दर से। ये है ना 8% ब्याज की दर से, ठीक है। 2 साल के इन्वेस्ट किया समान धनराशि को एसआई पर भी और सीआई पर भी। ब्याज का अंतर 52 रुपए, यानी कि ये क्या है बच्चों? ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस होगा कि नहीं? क्योंकि सीआई हमेशा ज्यादा मिलेगा एसआई से। आपसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल, प्रत्येक स्थिति में जो किया गया इन्वेस्टमेंट है वो पूछा है। आप बताओ अगर ब्याज की दर 8% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 4% 1/25, 8% 2/25। सीधा बता दो शॉर्टकट, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या कर दीजिए? स्क्वायर। क्या आ गया बच्चों? 4/625। इसका मतलब अगर आपका प्रिंसिपल 625 है तो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का जो डिफरेंस है वो कितना है? 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू ही सवाल में कितनी दी है? 52 रुपए, है कि नहीं बच्चों? 13 गुना। तो इन्वेस्ट की राशि भी 625 का कितना आ जाएगा? 13 गुना बच्चों। ठीक है बच्चों, 13 छिंग 78, 7800 से ज्यादा आएगा। 625 यानी कि 125 से कटने वाला आएगा। क्या आंसर है? डी, 125 से कट रहा है कि नहीं बच्चों? कितनी सरल सी बात है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। सवाल नंबर 18, विराट डिपॉजिट ए सम ऑफ 34,400 at 20% rate of interest per annum compounded annually. टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय विराट आफ्टर 2 ईयर। विराट को 2 साल के बाद टोटल कितना अमाउंट रिसीव होगा? 2 साल बाद अमाउंट पूछा है। विराट ने कितना पैसा डिपॉजिट किया? 34,400 रुपए, है कि नहीं सचिन? किस ब्याज की दर से? 20%। 20 एक स्टैंडर्ड रेट है। अगर ब्याज की दर 20% है तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 44%। 100% पे 44% ब्याज मिलेगा तो 2 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 144%। परसेंटेज से 2 जीरो कट गया है बच्चों। 144 में 9 आ रहा है, 9 का मल्टीपल आएगा आंसर, और 4 चौक 16, एंड में 6 आएगा। यानी कि ये वाला आंसर नहीं है और ये वाला आंसर नहीं है, एंड में 6 आएगा। ठीक बच्चों, 144 में 9 भी दिख रहा है तो आंसर क्या? 9 से कटने वाला आना चाहिए। डिजिटल सम लगाएंगे, 9 4 5 9 3 6 9, ये नंबर 9 से कट रहा है। ये 9 4 5 9 4 6 10 1, ये नंबर 9 से नहीं कट रहा। आंसर क्या हो गया? है ना? कोई समस्या? आगे चलते ही बताइएगा। यदि किसी संख्या के 40% को 120 में जोड़ा जाए, द रिजल्ट इज द सेम नंबर। परिणाम वही संख्या आती है, उस संख्या का 30% क्या होगा? बताइए बच्चों। अगर किसी संख्या के 40% को 120 में जोड़ दें तो खुद वही संख्या 100% प्रकट हो जाती है कि नहीं? ये तो बोला है। यानी कि संख्या 40% से बढ़ के कितनी हो गई? 100%। संख्या कितनी बढ़ गई? 60%। जबकि आपने संख्या में जोड़ा कितना था? 120। तो 60% की वैल्यू 120 है। आपसे क्या पूछा? उस संख्या का 30% यानी कि आधा, तो 30% की वैल्यू कितनी है? 60। बताइए जरा, कहीं कोई तकलीफ है सवालों में? नहीं ना? आओ ये बताओ, किसी कंपनी के शेयर की कीमत 2,000 रुपए थी। ये बच्चे, पहले साल इसमें 5% वृद्धि हुई, दूसरे साल में 30% वृद्धि हुई। 2 साल बाद कंपनी के शेयर की कीमत कितनी होगी? एक कंपनी का शेयर 2,000 है, पहले साल कितना बढ़ेगा? 5%, यानी कि 1/20। 1/20 बढ़ेगा तो कितना आएगा? 21/20 गुना। सेकंड में बढ़ेगा 30%, यानी कि 3/10। 3/10 बढ़ने का मतलब है 10 से 3 बढ़ के 13। तो आप बताइए प्यारे दोस्तों, क्या आएगा आंसर? 2730। 13 का मल्टीपल 21 गुणा 13 273। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 21। बताइए, एक ट्रेन कुल डिस्टेंस का 1/3 40 की स्पीड से, 1/4 60 की स्पीड से और बाकी दूरी 50 की स्पीड से
कवर करती है। ट्रेन की एवरेज स्पीड बताओ, है ना बच्चों। देखो भाई, मान लो एक ट्रेन यहां से यहां तक जाती है, तो ये डिस्टेंस है, ये बटे 3 आ रहा है, बटे 4। तो 3 और 4 की शक्ल देख के मैंने मान लिया कि माना टोटल डिस्टेंस कितनी है, 12 यूनिट, है ना। तो 12 का 1/3 कितना होता है, 4। यानी कि ट्रेन 4 यूनिट डिस्टेंस जाती कितने की चाल से, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, है कि नहीं सचिन। फिर 12 का 1/4 कितना होता है, 3। ट्रेन 3 यूनिट डिस्टेंस जाती है कितने की चाल से, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। फिर बचा कितना, 12 में से 4 और 3 7 चले गए, बचा 5। 5 यूनिट डिस्टेंस जाती है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ये ना बच्चे। अच्छा, 5 यूनिट जाते 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अच्छा, लास्ट में है ना शेष दूरी, तो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या पूछा, पूरी जर्नी की औसत गति। औसत गति होता क्या, कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। यहां पे दूरी तो दी नहीं है, आपको क्या दिया, डिस्टेंस का रेशियो, 4 3 5 के रेशियो में जा रही है, अलग अलग स्पीड से, है ना बच्चों। देखो हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी अगर हम यहां पे 2 2 जीरो लगा लें, है कि नहीं बच्चे। डिस्टेंस, आप देखो कुल कितनी डिस्टेंस गए आप, 1200। आप जो है ट्रेन से 1200 किलोमीटर गए, बटे कुल चलेगी दूरी बटे कुल लिया गया समय। समय निकाल सकते हैं आसानी से। 400 किलोमीटर जाओगे 40 की स्पीड से, कितना समय लगेगा, 10 घंटे। 300 किलोमीटर जाओगे 60 की स्पीड से, कितना समय लगेगा, 300/60 5 घंटे। 500 किलोमीटर जाओगे 50 की स्पीड से, कितना समय लगेगा। तो यानी कि आप 1200 किलोमीटर गए कितने समय में, 25 घंटे में। तो स्पीड क्या आएगी, 1200/25 यानी कि 48। एवरेज स्पीड कितनी है, 48 किलोमीटर। कोई दिक्कत है इसमें, आसान सी बात है ना, ऐसे बना सकते हैं। ये बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने 22, करो। सुमित 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी तक 72 मिनट में जाता है। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी से सी तक 42 मिनट में जाता है। ए से सी तक सुमित की औसत चाल बताओ। देखो पहले सुमित ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया। क्या बतानी है, एवरेज स्पीड ए से सी तक की, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बतानी है, ये ना। आपको यहां पे टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है कि नहीं। आप डिस्टेंस निकाल सकते हो कि सुमित ने कितनी डिस्टेंस चली, और टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम क्या आ गया, एवरेज स्पीड। लेकिन आज एक तरीका आपको बताता हूं, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। अगर आपको समय दिया हुआ है तो चीज बहुत आसान हो जाती है, आपको समय की जरूरत ही नहीं, आप समय का क्या ले लो, रेशियो। एक्चुअल टाइम की जरूरत नहीं होती, आप समय का क्या ले लेंगे, अनुपात। क्योंकि एवरेज स्पीड समय को बेस मान के निकाले जाते हैं, समय का क्या ले लीजिए, अनुपात। ए से बी तक जाता है 72 मिनट, और बी से सी तक जाता है 42 मिनट। किससे कट गए, 6 से, 12 और 7। ए बी और बी सी तक ट्रेवल करने में, ए बी बी सी जो ट्रेवल करने में समय लिया, समय का रेशियो 12/7 है। ए से बी तक गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है कि नहीं सचिन। और फिर बी से सी तक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 40 + 10 लिख सकते हैं, हमारा डेविएशन मेथड। ए से बी तक जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी से सी तक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 50 को ब्रेक करके लिख दिया, 40 + 10। तो यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर तो स्पीड है ही उसकी, पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर तो है ही। लेकिन यहां 7 मिनट तक 10 की स्पीड से एक्स्ट्रा गया है कि नहीं। 7 2 शाम, ये जो भी एक्स्ट्रा है टोटल में डिवाइड हो जाएगा। टोटल टाइम कितना है, 12 7 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 तिया 57, कितना बचेगा, 13। तो जीरो बढ़ा लेंगे, 19 7 133, अप्रोक्स आ गया 43.7 के करीब। 43.7 के करीब ये वाला ऑप्शन है लगभग आंसर। बहुत से बच्चों को ये तरीका पता ही नहीं है, वो क्या करेंगे, पहले कुल डिस्टेंस निकालेंगे, फिर समय से भाग करेंगे, है कि नहीं बच्चे। आंसर आएगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कभी भी आपको अगर समय दिया जाए तो समय का क्या ले लीजिए, रेशियो, और डेविएशन लगा दीजिए। कैलकुलेशन आपकी बहुत हल्की रहेगी, दिख रहा है ना कितनी हल्की होगी कैलकुलेशन। चलो सवाल नंबर 23। एक महिला 20 मीटर पर मिनट की स्पीड से 81 मिनट तक, फिर 70 मिनट पर मिनट की स्पीड से 69 मिनट तक ट्रेवल करती है,
उसकी एवरेज स्पीड बताओ मीटर पर मिनट में। भाई साहब सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल है एक और। एक महिला बेचारी 20 मीटर पर मिनट की स्पीड से जाती है 81 मिनट तक, फिर 70 मीटर पर मिनट की स्पीड से जाते 69 मिनट तक। महिला अलग अलग डिस्टेंस से ट्रेवल कर रही है, अलग अलग स्पीड से, समय दे रखा है, ये डिस्टेंस 81 मिनट और ये 69 मिनट। क्या ले लीजिए, टाइम का रेशियो किससे चला गया, 3 से, है कि नहीं सचिन? 27:23। आदमी ने इतने समय तक ट्रेवल किया है, किस किस स्पीड से, महिला है सॉरी, ये किस स्पीड से, 20 मीटर पर मिनट और 70 मीटर पर मिनट। 70 को हम ऐसे लिख सकते हैं 20 + 50, 20 + 50। क्या पूछ रहे हैं, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड। आप बताओ महिला की स्पीड यहां भी 20 मीटर पर मिनट है, यहां भी 20 मीटर पर मिनट है कि नहीं? तो एवरेज स्पीड 20 मीटर पर मिनट तो रहेगी रहेगी, है कि नहीं बच्चों? यहां 23 मिनट तक एक्स्ट्रा चली है, 50 मीटर पर मिनट की स्पीड से एक्स्ट्रा आ गया। जो भी एक्स्ट्रा है टोटल टाइम में डिवाइड हो जाएगा, केक कटेगा तो सब में बटेगा। टोटल टाइम यानी कि 27 + 23, 50 से 50 कट गया तो 20 और 23, 43 मीटर पर मिनट महिला की औसत चाल आ गई। बच्चों ये आंसर है, मुझे नहीं लगता इससे जल्दी आप कर पाओगे। कैलकुलेशन का झंझट ही खत्म, है कि नहीं सचिन? ठीक है। 90 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में आर को एस से 4 घंटे ज्यादा लगते हैं। अगर आर अपनी स्पीड को 3 गुना कर देता है तो उसे एस से 2 घंटे कम लगेंगे। क्या पूछा है, आर की ओरिजिनल स्पीड कितनी है? ओरिजिनल स्पीड समझ में आया बच्चों? देखिए यहां डिस्टेंस तो नहीं बदली जा रही, डिस्टेंस कितनी है, 90 किलोमीटर। हम यहां पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, आर के, प्राणी आर के बारे में। आर अपनी स्पीड को 3 गुना कर देता है, स्पीड 3 गुना कर दी, यानी कि अगर आर की स्पीड पहले 1 थी तो 1 से कितनी कर दी, 3। ध्यान सुनेगा, मान लो ये 90 किलोमीटर जाने में एस जो समय ले रहा है वो टाइम है, ठीक है। आर को एस से 4 घंटे अधिक लगते हैं, तो एक जर्नी में हमारे आर भाई साहब को एस से 4 घंटे ज्यादा लगते हैं। यही बोला है ना, 90 किलोमीटर जाने में आर को एस से 4 घंटे ज्यादा लगते हैं। आर अपनी स्पीड ट्रिपल कर देता है तो आर को एस से 2 घंटे कम लगते हैं। ठीक है ना बच्चे, यही है ना सवाल में। डिस्टेंस तो सेम ही है 90 किलोमीटर। अगर आर की स्पीड 1 से 3 हो गई तो लगने वाले टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा कि नहीं, 3:1, है कि नहीं? यानी कि अगर आर को पहले 3 यूनिट समय लगता था बच्चों, तो अब कितना समय लगता है, 1 यूनिट। यानी कि टाइम में कितना डिफरेंस आया, 2 यूनिट का। जबकि टाइम में डिफरेंस कितना आया, पहले आर एस से 4 घंटे ज्यादा लेता था, अब आर एस से 2 घंटे कम लेता है। तो यानी कि इस टाइम में डिफरेंस जो है जर्नी का कितना आया, 6 घंटे। तो 2 यूनिट की वैल्यू 6 घंटे है। तो आर ओरिजिनली कितना टाइम लेता था डिस्टेंस कवर करने में, 3 यूनिट। 2 की वैल्यू 6 घंटे तो 3 की वैल्यू 9 घंटे आए। यानी कि आर अपनी ओरिजिनल स्पीड से जब चलता है तो आर जर्नी खत्म करता है 9 घंटे में। तो आर की स्पीड कितनी आएगी, आर 90 किलोमीटर जाता है 9 घंटे में, तो आर की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, ये पेपर में सवाल आया, मैं आपसे होमवर्क पूछता हूं कि एस की स्पीड क्या है, बता दो जरा। ये भी तो पूछ सकता है कि एस की स्पीड क्या है, कमेंट करके बताइएगा। सवाल नंबर 25, दो ट्रेन सी और डी एक ही पॉइंट से सेम डायरेक्शन में एक साथ 70 और 92 की स्पीड से चलना शुरू करती हैं, ठीक है। ईच ट्रेन की लंबाई 275 मीटर है, दोनों ट्रेन की लंबाई सेम है 275 मीटर। तो ट्रेन डी द्वारा ट्रेन सी को पार करने में कितना समय लगेगा? देखो दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलने की नहीं, डी और सी। यहां पे सी की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, डी की स्पीड है 92 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन डी फास्ट है, सी को पार कर जाएगी। पार करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, है कि नहीं सचिन? तो आप बताओ, दोनों ट्रेन की लंबाई 275 मीटर है, पार करने में कितनी डिस्टेंस चलेंगी, दोनों की लंबाई का सम 275 + 275 550, है ना, 550 मीटर बट रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, S1 - S2। 92 - 70 कितना आएगा, 22 किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा। अब ये आंसर किस में आएगा, सीधा
सेकंड में। 22 पंजे 110 से 550 5 बार कट जाएगा। 18 ऊपर जाएगा तो 18 पंजे 90, नहीं कि सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन एक दूसरे को 90 सेकंड में पार करेंगे। 90 सेकंड का मतलब क्या है बच्चे, है कि नहीं? आओ अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 26। करिए। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? नंबर सिस्टम आ गया ना, जिसे 9, 14 और 12 से डिवाइड करने पर हर केस में 8 रिमाइंडर प्राप्त होता है। देखो ऐसे जो सवाल होते हैं ना 100% ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं कि नहीं सचिन? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। सबसे प्यारा नंबर कौन सा होता है? 9, जिसे 9 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आए? 8। अगर किसी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर आता है, यानी कि उस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा सचिन? 8। ऑप्शन से चेक करो कि किस नंबर का डिजिटल सम 8 है, क्योंकि 9 से भाग करने पर जो शेषफल आएगा वही क्या होता है? डिजिटल सम। तो 9 3 6 9 8 डिजिटल सम। 9 9 8 1 9 खत्म। 9 9 8 4 12 3 डिजिटल सम। 9 9 6 1 7 डिजिटल सम। एंड आंसर क्या आ गया? पहला ऑप्शन। ये फेल हो जाता तो हम दूसरी टेक्निक लगाते। ये बताइए द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताओ। 2.5555 प्लस 1.636363 डॉट 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 माइनस 1.111111 है कि नहीं बच्चे? तो ये रिकरिंग डेसिमल है कि नहीं सचिन? अगर ध्यान से देखा जाए 2.5555 बार बार, यानी कि क्या है? 2.5 बार प्लस 1.636363 डॉट डॉट है, यानी कि 1.63 के ऊपर बार माइनस 1.111111 के ऊपर बार। इसको सॉल्व करना है और आंसर किस में बताना है बच्चों? फ्रैक्शन में। तो 2 पॉइंट ये कितना है? 5 बार, यानी कि 2 प्लस 0.5 बार का मतलब 5/9। दशमलव हटाओ बार हटाओ 9 आ जाएगा, है कि नहीं भाई? प्लस ये बताओ 1.63 के ऊपर बार क्या है बच्चों? 63/99, यानी कि 7/11 है भाई। दशमलव हटाइए बार हटाइए, जितने डिजिट के ऊपर बार उतने 9 से भाग करेंगे। किससे चला गया ये? 9 से। 7/11 क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सर। ये क्या है? -1.1 बार। 1 बार का मतलब 1/9। ये करना है सॉल्व। तो +1 और -1 कट गया। ये 5/9 और -1/9 4/9 हो गया। तो 2 प्लस 4/9 प्लस क्या बचा जी हमारा? 7/11 ये बचा। तो 9 और 11 का एलसीएम क्या आएगा फिर? 99। तो 99 दूनी 198। 9 से 11 बार 44 और 11 में 99, 9 सत्ते 63। तो कितना आएगा भैया? 8 4 12 3 15। एंड में 5 देखो ये है, ठीक बच्चे? 305/99। सिंप्लीफाई सरल कर दीजिए। आरआरबी पैरामेडिकल 2025 का सवाल आपके सामने, सिंप्लीफाई करिए। देखो गणित तो आ जाएगा। अगर जैसे आप रेलवे के और भी एग्जाम देंगे सब में साइंस आती है। मैं आपको बता दूं कि हमने रेलवे वाले बच्चों के, क्योंकि हम रेलवे पे बहुत फोकस कर रहे हैं इस समय, सिलेक्शन वे रेलवे वाले बच्चों के साथ पूरा मेहनत कर रहा है। साइंस की किताब बनाई है, भौतिक विज्ञान, रसायन, पूरा जीव विज्ञान। 250 पेज में रेलवे की कंप्लीट साइंस। इससे बेहतरीन क्रिस्प थ्योरी, जिसमें बिल्कुल सटीक, कोई बकवासबाजी कविता नहीं लिखी हुई इसमें, बिल्कुल सटीक जितना ज्ञान बच्चों को पढ़ना है, जितना दिमाग में स्टोर होना चाहिए, वो सब कुछ लिखा हुआ है। बहुत ये मल्टी कलर बुक है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन डायग्राम के साथ प्रैक्टिकली यहाँ पे हमने समझाने की कोशिश करी है चीजों को, ठीक है ना, इस तरीके से। और फिर हर चैप्टर के एंड में हमने क्या दिया है? प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए। यानी कि ये मिनिमम कंटेंट है जो हर रेलवे की तैयारी करने वाले सीरियस बच्चों को पढ़ना ही पढ़ना है। आप इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगा सकते हो, ठीक है बच्चों? हम रेलवे की और भी बुक्स पे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे सब आएंगे, लेकिन जब हम पूरा रेडी होंगे बेहतरीन कंटेंट के साथ। करिए 1.2 गुणा 1.2 गुणा 1.2 माइनस 0.12 बटे 12 गुणा 12 गुणा 12। संख्या तो सेम, अब दशमलव का फर्क है बच्चे। क्या है ऊपर? 1.2 का क्यूब है कि नहीं सचिन?
माइनस ये क्या है 0.12 का और नीचे क्या है 12 का क्यूब, यही है ना बच्चे। तो अगर हम अलग अलग डिवाइड कर दें मेरे भाई, जैसे 1.2 को 12 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0.1, 0.1 का क्यूब है कि नहीं। जैसे 0.12 है, 0.12 को 12 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 0.01, तो 0.01 का क्यूब। अल्टीमेटली ये बन गया भाई, है कि नहीं सचिन, यही बन गया ना। ये आप सीधा भी दिमाग में सोच सकते थे। अब 0.1 का क्यूब हो गया जी 0.001, इसमें से माइनस करना है आपको 0.01 का क्यूब। 0.01 का क्यूब क्या आएगा प्यारे बच्चों बताइए, 0.01 की आप क्या करोगे 3 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा दशमलव के बाद 6 अंक आएगा, तो 0.00000 ये आएगा कि नहीं। अभी माइनस करना है, बताइए माइनस करने पर क्या आएगा, डेसिमल के बाद 6 अंक है या 3 अंक है, तो यहां 3 जीरो बढ़ा लेंगे, तो 1000 माइनस 1 999 फिर 0.30, आंसर क्या हुआ डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, बड़ी सरल सी बात है, कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 29। डिवीजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है, शेषफल का 8 गुना है। शेषफल 39 है, तो आपसे क्या पूछा है डिविडेंड भाज्य ज्ञात कीजिए। शेषफल 39 है, 39 में क्या दिख रहा है 13, क्या दिख गया, जो भी आंसर आएगा वो 13 का मल्टीपल होगा, आप करके देख लीजिएगा। मेथड 1, ठीक है बच्चे। सॉल्व कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से सुनेगा। आपको भाग देना आता है, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं, जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है डिवीजर, जिस संख्या में भाग देते हैं डिविडेंड, भाग करने पर आता है भागफल, बचता है वो शेषफल। सवाल में यहां पे ये बात बोली गई है कि जो हमारा डिवीजर है वो कोशेंट का क्या है 12 गुना और रिमाइंडर का क्या है बच्चों 8 गुना। दोनों ही बात किसके बारे में बोली गई डिवीजर के बारे में, कि डिवीजर कोशेंट का 12 गुना है और शेषफल का 8 गुना है। शेषफल 39 है बच्चों। आप बताओ अगर शेषफल 39 है तो सवाल में क्या बोला डिवीजर जो है रिमाइंडर का 8 गुना है, यानी कि कितना आएगा 39 का 8 गुना। ये आ गया प्यारे बच्चों, ये क्या आ गया आपका डिवीजर। अब सवाल के अनुसार डिवीजर की जो वैल्यू है वो कोशेंट का 12 गुना है। मान लो कोशेंट जैसे क्यों है, कोशेंट का 12 गुना होना चाहिए डिवीजर की नहीं। अब बताइए कितना हो जाएगा बच्चे, 12 से अगर हम काटेंगे तो 3 से 13 और 4 से 2 26 है ना बच्चे, तो क्वेश्चन कितना आ गया 26 आ गया प्यारे दोस्तों। आपसे क्या पूछा है यहां पे, ये आपसे पूछा डिविडेंड है ना, तो डिविडेंड की वैल्यू क्या आएगी डिवाइजर गुणा कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि आप इनकी क्या करते हो गुणा, इनकी आप गुणा करोगे तो 39 गुणा 8 गुणा 26 और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आएगा 39। ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है इस टाइप के सवालों को करने का, है कि नहीं बच्चों। भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, है कि नहीं सचिन, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले बोल दिया कि यहां भी 39 है यहां भी 39, आंसर 13 का मल्टीपल आएगा, आंसर 3 का मल्टीपल भी आएगा, ठीक है ना बच्चे। अब बताओ 9 × 72 2, 2 × 6 12 2, 2 में 9 जोड़ेंगे 2 9 11, एक यूनिट डिजिट इस ऑप्शन का है, ये है, ठीक है। बढ़िया सवाल, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 30, सरल करना है सवाल, सिंपल है, बोर्ड मास का है सचिन। सबसे पहले क्या ये फ्रैक्शन 17 से 17 खत्म, 3 ऊपर जाएगा 3/21 यानी कि 1/ डिवाइड। अब बताओ ये चीज क्या आएगी 2/6 गुणा 12/6, तो ये 6 दूनी 12 ही हो गया ना, 2 तिया 6 यानी कि 2/3 प्लस 2/7। बताओ बच्चों 2/3 में अगर 2/7 जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा 7 दूनी 14 और 6, 7 दूनी 14 और 6 20/21, तो डिवाइडेड बाई ये आ गया 20/21। अब ये क्या है प्लस 3/7 डिवाइड बाई 20/12 ऑफ 12/7, तो पहले ऑफ सॉल्व होगा 12 से 12 कट गया है ना। अब 3/7 को आपको यहां पे डिवाइड करना है किससे 20/7 से, और आप जानते हैं कि 7 से 7 कट ही जाएगा, डिवाइड करोगे क्या आएगा ये 3/20 आ गया।
1/7 को जब आप डिवाइड करोगे 20/21 से, डिवाइड करने का मतलब है 20 फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो पलट जाएगा 21/20, है ना, ये क्या हो जाएगा 21 तो 7 से हमारा 21 3 बार कट गया, तो 3/20 प्लस 3/20 बच गया, ये तो 3/10, 3/20 प्लस 3/20 का आ गया 3/, है ना, आसान सी बात। आइए सवाल नंबर है 31। दो नल किसी टंकी को 3 घंटे और 21 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल इसे 3 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी के 2/3 भाग को भरने में कितना समय लगेगा। देखो इस सवाल में तो कुछ जरूरत ही नहीं है, 2 टैप्स भरने वाले, खाली करने वाला है। पहला टैप 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा 21 घंटे में भर सकता है, और तीसरा 3 घंटे में खाली कर सकता है। अगर मैं तीनों को चालू कर दूंगा तो ध्यान से सुनिएगा, ये 3 घंटे में भरता है, 3 घंटे में खाली करता है, दोनों की एफिशिएंसी बराबर है कि नहीं। ये जितना पानी भरेगा उतना खाली करता रहेगा, इन दोनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि केवल ये वाला पाइप भरेगा टंकी, और कितने घंटे में भर देगा 21 घंटे में। तो 2/3 भाग को भरने में कितना समय लगेगा पूरी टंकी का, 21 का, यानी कि 14 घंटे। आंसर क्या था। तो कभी कभी सवाल देखते ही हो जाते हैं, है कि नहीं सचिन। आइए ये बताओ, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला 12 दिन में कर सकता है, बी अकेला 1/3 काम कितने दिन में करेगा। टाइम एंड वर्क का बहुत बेसिक सवाल। ए और बी मिलकर काम करते हैं 9 दिन में, ए अकेला उस काम को करता है बच्चों 12 दिन में। तो कोई मुझे यह बताएगा कि यहां से बी अकेला वो काम कितने दिन में करेगा। डायरेक्ट ट्रिक है प्यारे बच्चों, 2 लोगों का काम दिया है, एक 12 दिन में करता, मिसिंग कौन है बी। कैसे निकालें, इनकी गुणा करो, 9 गुणा 12, नीचे क्या लिखना है इनका डिफरेंस, 9 और 12 का डिफरेंस। बी अकेला काम इतने दिन में करेगा, लेकिन पूछा क्या, बी अकेला 1/3 काम कितने दिन में करेगा। तो क्या करेंगे इसका, 1/3 काम कितने दिन में करेगा, 3 3 9 से 9 कट गया, क्या आ गया आंसर। आसान सी बात, करिए। एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 42 घंटे में खाली कर सकता है। या 2 पाइप है, एक भरने वाला एक खाली करने वाला। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। एक भरने वाला है, खाली करने वाला है, दोनों पाइप खोल देते हैं, टंकी कितने समय में भरेगी, 6 गुणा 42 बटे नीचे क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस, 6 डिफरेंस 42 यानी कि 36, 6 चिंग 36 और 6 सत्ते यानी कि 7 घंटे। आंसर क्या है 7 तो आना ही था। ठीक है बच्चे, बनाइए। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 34, आरआरबी पैरामेडिकल का। शायद हम आखिरी चैप्टर आ चुके हैं, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, करो दोस्त। डेटा, डेटा और डेटा यानी कि 2 अलग अलग डेटा दिए हैं भाई, है ना। क्या बताना, इनकी मीडियन का डिफरेंस बताना है। क्या बताना है बच्चों, इनकी माध्यिकाओं का डिफरेंस। माध्यिका कैसे निकालते हैं, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में जो बीचों बीच में नंबर आएगा वही क्या है, मीडियन, है कि नहीं सचिन। तो यहां पे ये कितनी संख्या है 5, ये कितनी संख्या है 5, तो बीचों बीच में कौन सा आएगा, तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर देखो प्यारे बच्चों, बढ़ते क्रम में कौन सा आएगा, सबसे छोटा 19, फिर उसके बाद 21, 21 के बाद 34 आ गई इसकी मीडियन। इसकी मीडियन कैसे आएगी, सबसे छोटा 23, फिर 27, उसके बाद 31। तो 34 और 31 इनका डिफरेंस पूछा है, लो जी हो गया, है कि नहीं। एक टेस्ट में 12 स्टूडेंट द्वारा पूर्णांक 100 में से प्राप्त किए गए अंक ये हैं, तो आपसे क्या पूछा है, इन आंकड़ों का बहुलक पूछा है। ठीक है बच्चों, बताइए। तो ये क्या बताए हैं प्यारे भाई, आपके मार्क्स, ये मार्क्स बताए हैं स्टूडेंट के, और आपसे पूछा है इनका मोड। मोड पूछा है, मोड का मतलब क्या है, वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार आए वही मोड कहलाएगा। तो ऑप्शन से देखते हैं 91, 91 यहां पे एक बार, 2 बार, 2 बार आ रहा है कि नहीं बच्चे। उसके बाद 81 कितनी बार आ रहा है, 81 एक बार,
दो बार आ रहा है। उसके बाद 87, 87 एक बार, दो बार, 87 मेरे दोस्तों यहां पे दो ही बार आ रहा है। फिर क्या बचा? 78, 78 एक बार, दो बार और तीन बार। देखो 78 सबसे ज्यादा आ रहा है तीन बार, यानी कि 78 ही क्या है? मोड है, बहुलक है कि नहीं बच्चों? बात आगे चलते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये हमारा खत्म होने वाला है कि आप रेलवे फाउंडेशन बैच सिलेक्शन वे एप्लीकेशन से अगर कोई बच्चा रेलवे की तैयारी करना चाहता है, सीरियस बच्चा, क्योंकि हम वहां पे मस्ती मजाक या टाइम पास शायरी कुछ नहीं करते, आएंगे 1.5 घंटा में आपको 2 घंटे भर का कंटेंट पढ़ाएंगे, वही आपको पढ़ना है, वही आपको रिवीजन करना है। हम ऐसा नहीं कि आपको क्लास में थोड़ा सा पढ़ाए फिर आपको बहुत मोटी सवालों की शीट दे दी किसे लगाते रहना, नहीं। घर पे कोई काम नहीं, जो करवाएंगे क्लास में कराएंगे वही करना है। एप्लीकेशन पे फ्री मॉक टेस्ट आपको दे रखे हैं, आप क्लास में पढ़ो और मॉक टेस्ट लगा के तैयारी चेक करते रहो, अपनी सारी सुविधा है। ठीक है, ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझे लगता है आखिरी सवाल अब है हमारा, सवाल नंबर 36, पैरामेडिकल 2025 का क्या बताना है? आंकड़ों की माध्यिका। माध्यिका मतलब मिडिल वैल्यू जो बीचों बीच में आए। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना? 10 संख्याएं, तो मीडियन जो होगा 10 का आधा क्या होता है? पांचवा, और फिर उसका अगला क्या है? छठा। फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर का आधा, ये आएगा मीडियन। लेकिन पहले इनको क्या लिखना पड़ेगा बढ़ते क्रम में? तो इनमें सबसे छोटा नंबर 14 है, अच्छा 12 है, 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद क्या आएगा अगला? 22। तो फिफ्थ नंबर आया 22, 22 के बाद सिक्स्थ नंबर क्या है? 23, ये रहा। तो 22 प्लस 23 का आधा कितना आ गया बच्चों? 22.5। इनके बीच में यही क्या है? मीडियन। ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आरआरबी पैरामेडिकल के पूछे गए बेस्ट सवाल सारे समाप्त होते हैं कि नहीं बच्चे? समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको मेरा डेडिकेशन, हमारा समर्पण, प्रेजेंटेशन, सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाई। ठीक है जी, क्योंकि हम बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत और एफर्ट लगा रहे हैं रेलवे वाले बच्चों के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले 8-10 सालों में रेलवे वाले बच्चों के साथ बहुत अन्याय हुआ। वैकेंसी नहीं आई समय से, एसएससी में वैकेंसी आती रही लगातार, एसएससी में बहुत इनोवेशन भी हुआ, रेल वाले बच्चों को ऑनलाइन कंटेंट को उतना फायदा मिल ही नहीं पाया जितना मिलना चाहिए। अब कम समय में मैं वो सारी क्षतिपूर्ति पूरी कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चैनल से जुड़े रहेंगे। समझ में आया है तो इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। रेलवे का लेटेस्ट माल इसी चैनल पे आता रहेगा इसी तरीके से। धन्यवाद।